अगर आपको सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी को आपको मजबूत करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपके लिए क्लास 6 मतलब कि कक्षा 6 भूगोल अर्थात जियोग्राफी का यह निचोड़ वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपके लिए सभी जितने भी आपके चैप्टर दिए गए हैं उन सभी चैप्टर का निचोड़ वीडियो रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारा देश भारत। तो इसमें आपके लिए एक चीज महत्वपूर्ण है, वो क्या चीज है, यहाँ पर आपके लिए PYQ क्वेश्चन मतलब कि ये जो आपके चैप्टर हैं इन चैप्टर से पिछले वर्ष में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपके लिए इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं और ऐसे भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जिनकी आशंका मतलब कि संभावना रहती है आने की, उन्हें कहते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो वो भी आपके लिए लाए गए हैं। अगर आपने इन चैप्टर को पहले से पढ़ के रखा है तो आपका अच्छे तरीके से रिवीजन भी होने वाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर मतलब कि पूरी की पूरी क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अरावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। शिवालिक, हिमालय, हिमाद्री या उपरोक्त सभी। तो आपका जो हिमालय का दक्षिण भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 3 कहता है कि हमारा सौर मंडल भाग है। हमारा जो सौर मंडल है वो किसका भाग है। नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो आपका जो हमारा सौर मंडल है वो किसका भाग है। वो किसका भाग है, तो वो है आपका मिल्की वे का भाग। किसका भाग है, मिल्की वे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 4। क्वेश्चन कहता है कि महान हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, अरावली, हिमानी या पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी जो आपका हिमालय है उसको दूसरे अन्य नाम से मतलब कि जाना जाता है, वो आपको नाम यहाँ पर बताना है। जो आपका महान हिमालय है उसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हिमाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 5 कहता है कि नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है। मतलब कि जो आपकी नर्मदा नदी है वो किस सागर में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 कहता है कि हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी नर्मदा नदी है वो आपकी विपरीत दिशा में बहती है। ठीक, तो जो जितनी भी आपकी विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां हैं, ठीक, वो आपकी ज़्यादातर नदियां किस सागर में गिरती हैं, वो आपकी गिरती हैं अरब सागर में। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक, ऐसी नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 6 कहता है कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। आपको बताना है जो आपका इंडिया है उसमें कितने द्वीप समूह हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भारत के द्वीप समूह हैं वे कौन कौन से हैं यहाँ पर आपके लिए हम लाए हैं, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से बंगाल की खाड़ी में आपका द्वीप समूह है वो कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जो आपके अरब सागर में है वो है आपका लक्षद्वीप समूह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 7 कहता है कि निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। मतलब कि कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म
रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, पृथ्वी को जो गर्म रखती है वो गैस आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की वायुमंडल में मात्रा की अगर बात करें तो 21% आपकी है। कौन गैस है? आपकी ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपकी 78% आपके वायुमंडल में है। ठीक, जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है ये पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन आपको मालूम होगा कि मनुष्य इसका प्रयोग करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो पृथ्वी पर तो जीवन संभव नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 8। 8 कहता है कि शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? जो आपका शनि ग्रह है उसके पास कुल कितने उपग्रह हैं? लगभग हम कह सकते हैं कम से कम उसके पास 82 से भी ज़्यादा उपग्रह हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है शनि के बाद एक ऐसा भी उपग्रह है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा उपग्रह हैं। बुध है, बुध के पास एक भी नहीं है। शनि, यूरेनस या मंगल? अगर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी यहाँ पर तो यूरेनस, यूरेनस यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गोवा है, राजस्थान है या उत्तराखंड है या तेलंगाना है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे की बात करें तो गोवा सबसे छोटा आपका राज्य हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा राजस्थान। अगर जनसंख्या की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 10। 10 कहता है कि माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो आपका माउंट एवरेस्ट है तो जो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन ए कहता है कि 1122 मीटर, 8400 मीटर, 11,022 मीटर या 8848 मीटर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 11। 11 कहता है कि भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पठार या नदियाँ? तो यहाँ पर कहने का मतलब जो भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, साधारण सी बात है मरुस्थल ही होंगे जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 12। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपने कभी अच्छे तरीके से ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने मानचित्र में देखा होगा कि मानचित्र में विभिन्न रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है इसका भी मतलब अलग अलग होता है। जैसे भूरा रंग की अगर बात करें तो जो भूरा रंग होता है वो किसको दर्शाता है? जलाशयों को दर्शाता है या पर्वतों को या पठारों को या इनमें से कोई नहीं? जो आपके पर्वत होते हैं पर्वत को भूरे रंग से दर्शाया जाता है, हरे रंग से आपके मैदान को दर्शाया जाता है। इस प्रकार से आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 13। 13 क्या कहता है कि ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? एटोमॉस, बायोस या जल या लियास? तो यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 6 की जो किताब है उसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने उन्हें भी यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में कुछ ना छूटे, इसलिए मैं आपके लिए प्रयास करता रहूँगा और हमेशा करूँगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको बताना है जो जीवन को क्या कहते हैं ग्रीक भाषा में, तो बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस। बायोस या जीवोम भी इसे कह सकते हैं, ठीक। जीवोम मतलब कि जहाँ जीवन हो, तो ग्रीक भाषा में बायोस को जीवन ही कहा जाता है। कुछ यहाँ पर ग्रीक भाषा से संबंधित आपके किताब में कुछ उल्लेख था वो भी यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसको भी। ग्रीक भाषा में होडर का अर्थ क्या है? होडर, होडर भी आपके शब्द एक था, तो होडर का मतलब होता है पानी या जल, ठीक। ग्रीक भाषा में लीचास का अर्थ, लीचास का अर्थ होता है पत्थर। लीचास का क्या मतलब होता है? पत्थर। एटमॉस का मतलब होता है वाष्प, जैसे एटमॉस्फियर आप जानते होंगे एटमॉस का मतलब क्या होता है? वाष्प, यहाँ पर कर दिया गया, ठीक।
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 14। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हो तो उसे क्या कहते हैं? ऐसा स्थान आपको बताना है जहां स्थल मतलब कि रहने के लिए स्थल हो, पीने के लिए जल हो, सांस लेने के लिए हवा या ऑक्सीजन हो, मतलब कि तीनों ही चीज जहां पर विद्यमान होंगी तो उस चीज को क्या कहेंगे? साधारण सी बात है, उसको कहेंगे जीवमंडल। जीवमंडल मतलब कि जहां ऐसी जगह पर ही जीवन व्याप्त होगा तो उसे कहेंगे जीवमंडल, ठीक ना। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 15। 15 कहता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 में चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत के तेंजिंग नार्ग शेरपा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, एक व दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 29 मई, किसकी बात की जाए? 29 मई 1953 की, तो वहाँ पर आपके दो व्यक्ति थे, ठीक। आपके भारत के व्यक्ति थे तेंज सिंह नारपा, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। तो इन दोनों व्यक्तियों को श्रेय जाता है आपके 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ठीक। इससे संबंधित एक पॉइंट भी आपके लिए लाए हैं। ये पॉइंट है कि अगर महिला की अगर बात कर ली जाए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी जो कि भारतीय हो? तो वो थी बछेंद्री पाल, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागरों आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, या उस मानचित्र को क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक या उच्चावच मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। आपको मालूम होना चाहिए जो उच्चावच होते हैं वो 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, अगर आपको नॉलेज ना हो तो ये भी आप नॉलेज ले लीजिएगा फ्री में, ठीक ना। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, अगर प्रथम श्रेणी के उच्चावच की बात करें तो उसमें आपके आते हैं महासागर। क्या आते हैं? महासागर, महाद्वीप। इनके निर्माण से संबंधित अगर बात की जाएगी, महासागर, महाद्वीप, ठीक, तो ये आते हैं आपके प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अगर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की अगर बात करें तो उसमें आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ। अगर तृतीय श्रेणी मतलब कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच की बात करें तो उसमें आता है निक्षेपण, मतलब कि अपक्षय भी आता है, अपर्दन भी आता है, और जैसे कि बालू क्षेत्र को वायु उड़ाकर ले जाती है, किसी अन्य जगह पर निक्षेपित कर देती है, ऐसी विभिन्न आकृतियों को भी मतलब कि तीसरे श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर ये भी बात याद रखिएगा, ये अलग से आपको एक पॉइंट हमने बता दिया है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 17। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में? ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये सर आप क्वेश्चन तो फिजिक्स का लाए हो, लेकिन फिजिक्स का भी ये क्वेश्चन है। तो जो आपकी एनसीईआरटी किताब में एक पॉइंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बन सकता था, तो इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। जो आपकी चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा किस दिशा में होती है? वो आपकी होती है उत्तर में होती है और दक्षिण में होती है। उत्तर में होती है और दक्षिण में होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 18। मैदान को दर्शाने के लिए निम्न में से किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पीला, हरा, भूरा, नीला, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है, अगर मैदान को दर्शाएंगे मानचित्र पर तो उसको हरे रंग से दर्शाएंगे। किस रंग से दर्शाएंगे? हरे रंग से दर्शाएंगे। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 19। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? बात यहाँ पर आप समझिएगा, सड़क का मानचित्र हो चाहे वर्षा का मानचित्र की बात करें,
वन 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 मतलब कि जंगल वाले मानचित्र या उद्योगों के विवरण की जानकारी प्रदर्शित करने वाले मानचित्र, वे सभी आपके कैसे होते हैं, वो वे आपके होते हैं थीमेटिक। कैसे होते हैं? थीमेटिक मानचित्र होते हैं। राजनीतिक मानचित्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मतलब कि देशों का भी वर्णन मिल जाए, मतलब कि कई देशों के मानचित्र की बात करें, देश की बात करें, राज्य की बात करें, ग्रामीण की बात करें, मतलब कि सीमाओं से संबंधित, मतलब कि राज्य देश, इस प्रकार से अगर बात करें तो आपका होता है राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक के अंतर्गत सड़क जैसे मानचित्र, वर्षा मतलब कि थोड़े हटके वैसे मानचित्र उसमें थीमेटिक में सम्मिलित किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 20। 20 क्या कहता है कि हमारे वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अन्य गैसें। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए जो आपका वायुमंडल होता है उसमें से ऐसी कौन सी गैस है जो जो पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, वो आपकी है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है आपका 78%। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 21। 21 कहता है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वात सूचक, बैरोमीटर, पैमाना या दिक् सूचक। अगर दिशाओं की बात करें तो आपका होता है दिक् सूचक। क्या होता है? दिक् सूचक। ये जो बात सूचक होता है ये वायु से संबंधित होता है, वायु दिशा ज्ञात करने के लिए होता है आपका वात सूचक। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा, आपके मतलब कि पिछले वर्ष में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था वायु दिशा से संबंधित। क्या पूछा गया था? वायु दिशा मापने का यंत्र क्या होता है? तो ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा वात सूचक। अगर मुख्य दिशाओं को पता लगाने के लिए बात की जाए तो आपका होगा दिक् सूचक। बात याद रखिएगा, इनका कन्फ्यूजन आपको काफ़ी रहता है, तो कन्फ्यूजन आपका खत्म हो चुका है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 22। 22 क्या कहता है कि 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या इनमें से कुछ नहीं। तो जो आपका 23 सितंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, आपके गोलार्ध कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए इस मानचित्र के माध्यम से समझिएगा आप। ये आपकी हो गई इक्वेटर, मतलब कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कहें। तो ये 2 भागों में विभाजित हो चुका है। जो ऊपर का भाग है ये आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। बस इतनी सी बात है। ये होती है आपकी 0 डिग्री। ऊपर की अगर रेखा की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री आपकी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर नीचे की बात करें मकर आपकी हो जाएगी, जो कि आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को क्या होता है? वहाँ पर होती है आपकी वसंत ऋतु। कैसी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का मतलब कि हम निचोड़ ही आपको जब बता रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को ही बताएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट भी नोट करके लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं एक एक करके इन सभी को। तो पॉइंट नंबर अगर 1 की बात करें, पृथ्वी की उत्तर अयांत अयनांत 21 जून की अवस्था को कहा जाता है। बात याद रखिएगा, 21 जून को क्या होता है? उसको ग्रीष्म ऋतु, मतलब कि गर्मी आ जाती है आपके उत्तरी गोलार्ध में। उसको मतलब कि भारत में मकर संक्रांति के भी नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 1 याद करिएगा। पॉइंट नंबर अगले की अगर बात करें, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात होती है। पॉइंट नंबर 2 होगा 21 जून की अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 जून की अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर अयनांत कहा जाता है। और सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। अगर 21 मार्च की बात करें उत्तरी गोलार्ध में आपकी क्या होती है? वसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। पॉइंट नंबर आ चुका है यहाँ पर अगला। अगला कहता है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होती है। ठीक विपरीत, अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी सर्दी होगी। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, मतलब कि ठीक विपरीत है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आपकी होती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में आपकी सर्दी पड़ती है। इतनी तक आप बात याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आपके लिए, ये भी पढ़िएगा यहाँ पर
21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तरी गोलार्ध वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक विपरीत है, जिसे हम आपको बता चुके हैं। इस समय के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है और सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यानी कि कर्क रेखा के साथ सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। आपको मालूम होगा जो कर्क रेखा का मान है वो भी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, जो कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। तो आपका जो सूर्य होगा वो किसके सीध में चमकेगा, वो आपका चमकेगा कर्क रेखा में। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 23। आपको बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है। यहाँ पर बात हो रही है एक चक्कर पूरा करने की। 28.5 घंटे में, 24 घंटे में, 22 घंटे में या 365 सही 1/4 दिन में। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कब करती है? तो कब करती है? 24 घंटे में। ठीक है ना, 24 घंटे में करती है, जिससे दिन और रात होती हैं। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 24 कहता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन, अक्षांशों में परिवर्तन, देशांतरों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो आपकी पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, ठीक, सूर्य के जो चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन किस कारण से होता है? वो आपका होता है ऋतुओं में परिवर्तन के कारण। किसके परिवर्तन के कारण? ऋतुओं में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आ चुका है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? चौथा है, दूसरा है, तीसरा है या पांचवा है? तो अगर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, पृथ्वी का स्थान अगर पूछे आपसे सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर है आपका बुध, दूसरे पर है आपका शुक्र, तीसरे पर है आपकी पृथ्वी। ठीक, तो इस प्रकार से क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इस क्रम को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। नंबर 1 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को कहते हैं यूरेनस, वरुण को कहते हैं नेपच्यून। इतनी बात आप याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 26। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। हम इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी पर दिन रात दोनों बराबर होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत, उत्तर अयनांत, विषुवत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए, हम ये आपको बता चुके हैं। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में और ये उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे विषुवत, मतलब कि जीरो इक्वेटर, मतलब कि भूमध्य रेखा पर, मतलब कि वो 0 डिग्री होती है, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच में स्थित है। तो वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं ना। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 27। 27 कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिन में करता है? 27 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में, 21 दिन में, इनमें से कोई नहीं। जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता है 27 दिन में। यहाँ पर 27 राइट आंसर हो जाएगा। किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुवों में, उपयुक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पर बताना है 6 महीने का दिन कहाँ होता है और 6 महीने की रात कहाँ होती है। वो आपकी होती है ध्रुवों पर। ठीक, तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 29 कहता है कि लाखों आकाश गंगाएं गैलेक्सी मिलकर किसका निर्माण करती हैं? आपको मालूम होना चाहिए जो लाखों आकाश गंगाएं हैं वो जो मिलकर किस चीज का निर्माण करती हैं? वो करती हैं आपके ब्रह्मांड का निर्माण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 30। पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन इत्यादि विभिन्न प्रकार से नामों से उसको जाना जाता है। आपके शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 31 कहता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी कब पड़ती हैं आपको मालूम होना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। तो बात किसकी होगी?
कर्क रेखा की बात होगी, किसकी होगी, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कहता है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति या गुरुत्वाकर्षण गति। यहाँ पर आपका बताना है आपको, जो ऋतु परिवर्तन, जो मौसम परिवर्तन होता है वो किस गति के कारण होता है। वो आपका होता है परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए आपसे पृथ्वी के जो गति होती है, पृथ्वी गति किस कारण से होती है, वो आपकी घूर्णन गति के कारण से होती है और परिक्रमण गति दोनों के कारण से होती है। अगर ऋतु परिवर्तन की बात करें तो परिक्रमण गति आपको इसका राइट आंसर लगाकर आना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 33। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर उल्का पिंड की बात की जाए, उल्का पिंड किस वायुमंडल की परत में आने पर ही जल जाता है, तो आपको बताना है मध्यमंडल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, जो उल्का पिंड होता है वो आपकी वायुमंडल की मध्य मंडल होता है उसमें आते ही जल जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 34। पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं, हम आपको बता चुके हैं, परिक्रमण गति, घूर्णन गति, दोनों या अक्ष। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसको हम अभी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 34 का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 35। उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री उत्तर में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझने में अगर कठिनाई आ रही है तो हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था ग्लोब से संबंधित। कौन सा चैप्टर, ग्लोब से संबंधित। उस चैप्टर में आपको बताया था उत्तर ध्रुव क्या होता है, विषुवत रेखा, दक्षिणी ध्रुव, गोलार्ध मतलब कि भूमध्य रेखा, शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब कि सभी प्रकार के कटिबंध उस वीडियो में समाहित किए गए हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपकी ये हो गई मान लीजिए ग्लोब, ठीक है। इसको बीचों बीच दो भागों में डिवाइड करती है आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर, जिसका मान होता है 0 अंश, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी होती है कर्क, इसके नीचे होती है मकर। कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर में स्थित है। नीचे वाली होगी आपकी मकर, इसका भी मान होगा यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर बात हो रही है उत्तर ध्रुव वृत्त, ये होते हैं आपके, ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपका हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त। जो उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है आपको यही बात मालूम होनी चाहिए। इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए, उत्तर ध्रुव वृत्त जो स्थित है वो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वो आपका हो जाएगा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में। तो दक्षिण की बात करेगा तो दक्षिण में आपको मालूम होना चाहिए, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है आपकी कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में है आपका दक्षिण ध्रुव। क्या है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 36। 36 कहता है कि सूर्य किस गैस का बना होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से ही सूर्य बना होता है। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 37। असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी फैक्ट्स क्वेश्चन है ये वाला। आपके एनसीईआरटी में इसका उल्लेख 2 बार किया गया है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। स्टेटमेंट में दे दिया जाए या कथन के रूप में दे दिया जाए, आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। तो समझिएगा, यहाँ पर जो असम का धुबरी नामक स्थान है वो आपका 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ये आपको याद करिएगा, यहाँ पर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है असम का धुबरी नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 38। किसका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य, तारे, चंद्रमा, उपयुक्त सभी।
ये तो आपको मालूम होना चाहिए किसका अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का अपना प्रकाश है, तारों का अपना प्रकाश है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 39। देशांतरों की कुल कितनी संख्या है? 360 है या 180 है, 90 है या 720 है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका 360। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं 360, अक्षांश आपकी होती हैं 180। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए लाए थे। अक्षांशों की संख्या होती है 180 और देशांतर की होती है 360। तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 40। 40 का बताना है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 41। 41 देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शुष्क कटिबंध। तो यहाँ पर ये तीनों ही पृथ्वी के ताप कटिबंध दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीनों, मतलब कि 4 ऑप्शन का होगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 42। 42 क्या कहता है कि अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन से हैं? इनसेट, IRS, इडूसेट, उपयुक्त में से सभी। तो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था इनसेट, कथन के रूप में पूछा गया था इनसेट क्या है। तो ये क्या क्या है? आपका भारतीय उपग्रह है जो कि कृत्रिम उपग्रह है, ठीक, मानव निर्मित उपग्रह है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ये सभी जो हैं यहाँ पर, ये सभी भारतीय उपग्रह दिए गए हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 भूभागों को जोड़ने वाली भूमि एक संकरी पट्टी के किस नाम से जाना जाता है? जल संधि, स्थल, डमरू मध्य, द्वीप या खाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थल डमरू मध्य। ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, मतलब कि पिछले वर्ष पूछा गया था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 44। 44 कहता है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का घटित होना इस तथ्य के कारण है कि पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। वर्षा के दौरान पृथ्वी की घूर्णन दर में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की धुरी वर्ष के दौरान अलग अलग दिशाओं में इंगित होती है। ग्रीष्म काल में सूर्य के निकट होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें पृथ्वी की ऋतुएं जो होती हैं वो घटित होने का क्या कारण है? पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। कैसी धुरी है? झुकी हुई है। और उसके परिक्रमण काल का भी यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है ऋतु परिवर्तन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 45। 45 क्वेश्चन यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित कथन A, B पर विचार करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखते हैं विकल्प क्या है यहाँ पर। मतलब कि कथन एक कहता है कि 2 वायुदाब क्षेत्रों में दाब के अंतर में जितना अधिक होगा पवनें उतनी ही अधिक होंगी। बिल्कुल सही बात है ना। जब वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर जाती है तब पवन उत्पन्न होती। मतलब कि दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। तो दोनों ए भी सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 46। कथन ए दिया गया है और कथन बी। कथन ए क्या कहता है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा जो स्थान पूरब में है उनका समय पीछे होगा। बिल्कुल गलत है। जो आपके ग्रीनविच के पश्चिम में हैं तो उनका कैसा टाइम होगा? उनका पीछे होगा, पश्चिम वालों का पीछे होगा। और जो देश जो या स्थान पूरब में है तो उनका कैसा होगा? उनका टाइम आगे होगा। तो ये कथन यहाँ पर ठीक विपरीत बात की गई है, तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, बिल्कुल लगाती है, मतलब कि ऑप्शन बी ही यहाँ पर राइट है। ए गलत है परंतु बी सही है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 46। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है? वासेज, हिमालय, यूराल, माउंट किलिमंजारो। तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी, पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है, मतलब कि पुराना वलित पर्वत है। वलित पर्वत की अगर बात की जाएगी, आपका हिमालय भी युवा
वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। तो वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।